साथियों नमस्कार। आप सभी लोगों का हमारे YouTube चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज का यह वीडियो आप सभी लोगों के लिए बहुत ही खास साबित होने वाला है, बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होने वाला है, क्योंकि इस वीडियो में हम यूनिट 6 के लगभग 150 से ज़्यादा प्रश्न आपको सॉल्व करवाने वाले हैं और इन 150 में सर्वाधिक महत्वपूर्ण प्रश्नों को शामिल किया गया है, जिनके पेपर में आने की प्रबल संभावना है। और ये जो प्रश्न यहाँ पर 150 आपके शामिल किए गए हैं, ये पिछले 5 वर्ष के एमपीपीएससी प्री के पेपर में इकोनॉमिक्स के क्वेश्चन के ट्रेंड को देखते हुए शामिल किया गया है। और इसके अंतर्गत हम लोग भारतीय अर्थव्यवस्था में मध्य प्रदेश की स्थिति, आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश, सतत विकास लक्ष्यों में आपके मध्य प्रदेश की प्रगति, भारत की बैंकिंग, भारत की विदेश नीति और इसके साथ ही G20 जैसे महत्वपूर्ण टॉपिक को शामिल किया गया है। सभी इन टॉपिक से जो ऐसे प्रश्न हैं जो पेपर में पूछे जा सकते हैं, उनको शामिल किया गया है। हमने यहाँ पर क्वालिटी पे काम किया है, ना कि क्वांटिटी पे, इसलिए आप लोग वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, क्योंकि एक एक प्रश्न में आपको ऐसा लगेगा कि ये प्रश्न पेपर में आ सकता है और वीडियो को लास्ट तक आपको देखना है। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं और सबसे पहले प्रश्न की बात करें। पहला प्रश्न है हमारा, भारत का जीडीपी वर्तमान मूल्य पर कितना है? वर्तमान मूल्य यानी कि प्रचलित मूल्य पर आपका जो जीडीपी है वो कितना है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 295.236 लाख, यानी कि 295.236 लाख करोड़ रुपए आपका पहले का आंसर होगा। इसके बाद दूसरे प्रश्न की चर्चा करते हैं। दूसरा प्रश्न है हमारा, मध्य प्रदेश का जीडीपी वर्तमान मूल्य पर कितना है? ये जो टॉपिक अभी चल रहा है, ये आपका जो इकोनॉमिक्स का जो पार्ट है यूनिट 6 का पहला, माने कि मध्य प्रदेश का जो इकोनॉमिक्स वाला पार्ट है, उसमें पहला जो आपका टॉपिक है भारतीय अर्थव्यवस्था में मध्य प्रदेश की स्थिति, उससे है। इसमें लगभग 43 से 45 प्रश्न आपके इस वाले टॉपिक से यहाँ पर शामिल किए गए हैं। यहाँ पर आपका दूसरा प्रश्न है, मध्य प्रदेश का जीडीपी वर्तमान मूल्य पर कितना है? अभी पहले प्रश्न में हमने चर्चा किया था कि भारत की जीडीपी वर्तमान मूल्य पर कितनी है। यहाँ पर दूसरा प्रश्न है हमारा, मध्य प्रदेश की जीडीपी वर्तमान मूल्य पर कितनी है? तो दूसरे का आपका आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन ए, यानी कि 13,63,327 करोड़ रुपए मध्य प्रदेश की जीडीपी आपके वर्तमान मूल्य पर है। इसके बाद तीसरे प्रश्न की ओर चलते हैं। तीसरा प्रश्न है, मध्य प्रदेश का जीडीपी स्थिर मूल्य पर कितना है? अभी हमने किस पर बात किया? प्रचलित मूल्य पर बात किया या बाजार मूल्य पर बात किया? अब हम लोग यहाँ पर स्थिर मूल्य की बात करते हैं। देखिए, दो मूल्यों पर दो तरह से जो है तो हमारी जीडीपी की गणना की जाती है। एक तो होता है स्थिर मूल्य, एक होता है प्रचलित मूल्य। तो जो आपका प्रचलित मूल्य होता है, उसमें आपके महंगाई जो बढ़ती जाती है उसको जोड़ा जाता है, मुद्रास्फीति को जोड़ा जाता है। लेकिन जो स्थिर मूल्य होता है, उसमें आपके महंगाई और जो मुद्रास्फीति है उसको नहीं जोड़ा जाता। तो दो तरह से आपके जीडीपी की गणना होती है। तो अभी हमने क्या पढ़ा था? प्रचलित मूल्य। अब हम यहाँ पर बात करेंगे स्थिर मूल्य पर मध्य प्रदेश की जीडीपी कितनी है। और स्थिर मूल्य आपका जो वर्ष लिया जाता है 2011-12। तो तीसरे प्रश्न का आपका आंसर है ऑप्शन डी, 6,60,363 करोड़ रुपए। तो ऑप्शन डी इसका आंसर होगा। इसके बाद चौथे प्रश्न की ओर चलते हैं। चौथा प्रश्न है हमारा, भारत का जीडीपी स्थिर मूल्य पर कितना है? पहले प्रश्न में हमने चर्चा किया था कि भारत की जो जीडीपी है वो प्रचलित मूल्य पर कितनी है। अब हम यहाँ पर चर्चा करेंगे कि स्थिर मूल्य पर कितनी है। तो चौथे प्रश्न का यहाँ पर आपका आंसर है ऑप्शन सी, 173.82 लाख करोड़। कितना है? 173.82 लाख करोड़ रुपए आपका स्थिर मूल्य पर भारत की जीडीपी है। इसके बाद पांचवें प्रश्न की ओर चलते हैं। पांचवा प्रश्न है, भारत की जीडीपी वृद्धि दर प्रचलित मूल्य पर कितनी है? अब यहाँ पर हम क्या बात कर रहे हैं कि जो भारत की जीडीपी है उसकी वृद्धि दर कितनी है। तो इसका आंसर हो जाएगा यहाँ पर आपके पांचवें प्रश्न का ऑप्शन बी, 9.6%। क्या? 9.6%। इसके बाद छठे प्रश्न की बात करें। छठवां प्रश्न है हमारा, मध्य प्रदेश की जीडीपी वृद्धि दर प्रचलित मूल्य पर कितनी है? अभी हमने किसकी बात की थी? भारत की। अब हम बात करेंगे मध्य प्रदेश की जीडीपी आखिर प्रचलित मूल्य पर कितनी है? किस पे? प्रचलित मूल्य पर। तो यहाँ पर छठे प्रश्न का आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 9.37%। क्या है? 9.37%। ऑप्शन डी आपका यहाँ पर सही आंसर है। इसके बाद अगले प्रश्न, सातवें प्रश्न की ओर चले। सातवां प्रश्न है, भारत की जीडीपी वृद्धि दर
स्थिर मूल्य पर कितनी है। अभी हमने मध्य प्रदेश की बात करी, अब हम बात कर रहे हैं भारत की। भारत की जीडीपी वृद्धि दर स्थिर मूल्य पर कितनी है। तो 7वें प्रश्न का आपका आंसर है यहाँ पर ऑप्शन ए, यानी कि 8.2% किस पर है, आपके स्थिर मूल्य पर। स्थिर मूल्य और प्रचलित मूल्य दोनों को आप लोग विशेष ध्यान रखें, इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। इसके बाद 8वें प्रश्न की ओर चलते हैं। 8वां प्रश्न है हमारा, मध्य प्रदेश की जीडीपी वृद्धि दर स्थिर मूल्य पर कितना है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपके 8वें प्रश्न का ऑप्शन सी, 6.01%। क्या हो जाएगा यहाँ पर आंसर इसका 6.01%, यानी कि ऑप्शन सी सही आंसर है। इसके बाद आगे चलते हैं और 9वें प्रश्न की बात करें। 9वां प्रश्न है, भारत की प्रति व्यक्ति आय प्रचलित मूल्य पर कितनी है। क्या पूछा जा रहा है, प्रचलित मूल्य पर आपकी भारत की प्रति व्यक्ति आय कितनी है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 2,12,946 रुपए आपकी प्रचलित मूल्य पर है, यानी कि बाजार मूल्य पर है। स्थिर मूल्य पर इससे कम होगी। अब इसके बाद आगे बात करते हैं 10वें प्रश्न की। मध्य प्रदेश की प्रति व्यक्ति आय प्रचलित मूल्य पर कितनी है। अब हम किसकी बात कर रहे हैं, मध्य प्रदेश की। तो आपको इनको विशेष ध्यान रखना है, इनसे आपके पेपर में एक प्रश्न पूछा जा सकता है, चाहे भारत की प्रति व्यक्ति आय पूछ ले, चाहे मध्य प्रदेश की प्रति व्यक्ति आय पूछ ले, चाहे भारत की जीडीपी पूछ ले, मध्य प्रदेश की जीडीपी पूछ ले, कुछ न कुछ आपसे वो पूछ सकता है पेपर में। तो 10वें प्रश्न की बात करें तो यहाँ पर प्रश्न है, मध्य प्रदेश की प्रति व्यक्ति आय प्रचलित मूल्य पर कितनी है। तो 10वें प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 1,42,565 रुपए। कितना, 1,42,565 रुपए। इसके बाद अगले प्रश्न की ओर चले। 11वां प्रश्न है, भारत की प्रति व्यक्ति आय स्थिर मूल्य पर कितनी है। तो 11वें प्रश्न का यहाँ पर आंसर हो जाएगा आपके 11वें प्रश्न का आंसर है ऑप्शन सी, 1,04,550 रुपए। कितना, 1,04,550 रुपए। इसके बाद 12वें प्रश्न की बात करें। 12वां प्रश्न है हमारा, मध्य प्रदेश की प्रति व्यक्ति आय स्थिर मूल्य पर कितनी है। यहाँ पर मध्य प्रदेश की प्रति व्यक्ति आय स्थिर मूल्य पर पूछी जा रही है। इसके पहले हमने प्रचलित मूल्य पर बात की थी। तो 12वें प्रश्न का यहाँ पर आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 66,441 रुपए। कितना, 66,441 रुपए जो है तो आपकी स्थिर मूल्य पर मध्य प्रदेश की प्रति व्यक्ति आय है। इसके बाद अगले प्रश्न की ओर बात चलते हैं और 13वां जो प्रश्न है हमारा, मध्य प्रदेश की जीडीपी में प्राथमिक क्षेत्र का योगदान कितना है। क्या मध्य प्रदेश की जीडीपी में प्राथमिक क्षेत्र का योगदान कितना है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 45.53%, और वो भी वर्तमान मूल्य पर है। स्थिर मूल्य पर इससे कम रहेगा, वर्तमान मूल्य पर कितना है, 45.53%। इसके बाद आगे चलते हैं और 14वां प्रश्न है हमारा, 14वां प्रश्न है, मध्य प्रदेश में सकल राज्य मूल्य वर्धित यानी कि जीएसवीए में प्राथमिक क्षेत्र का योगदान 2023-24 में कितना है। जो हमारा जीएसवीए है उसमें प्राथमिक क्षेत्र का योगदान 23-24 में कितना है मध्य प्रदेश के संदर्भ में। तो 14वें प्रश्न का यहाँ पर आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 45.53%। इसके बाद आगे चलते हैं और 15वें प्रश्न की बात करें। 15वां प्रश्न है, भारत की जीडीपी में द्वितीय क्षेत्र का योगदान। क्या भारत की जीडीपी में द्वितीय क्षेत्र का योगदान कितना है। तो इसकी यहाँ पर चर्चा करें कितना है। तो 15वें प्रश्न का आंसर हो जाएगा आपके 15वें प्रश्न का आंसर है ऑप्शन सी, 27.6%। वो भी किस पर है, आपके वर्तमान मूल्य पर। ज्यादातर आपके वर्तमान मूल्य पर पूछा जाता है। तो इन सभी डाटा को तो आपको बिल्कुल याद रखना है। स्टिकी नोट्स जो आते हैं उसमें आप लिख लीजिए और अपने दीवार पे जहां पे भी आपको बार बार बैठते हो वहां पर इन सबको चिपका लीजिए, जिससे इनको याद करना आसान रहे। बार बार इनको रिवाइज करने की आपको आवश्यकता पड़ेगी। और अगर आप चाहते हैं कि ये पीडीएफ आपको प्राप्त हो तो आप लोग डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए टेलीग्राम लिंक ज्वाइन कीजिए। वहां पर हम इस पीडीएफ को डालेंगे, तो आप लोग इसका चाहें तो हार्ड कॉपी, फोटो कॉपी निकलवा कर भी प्रश्न को सॉल्व कर सकते हैं, या फिर आप पीडीएफ से भी इन प्रश्नों को एक बार और पढ़ लेंगे तो आपका जो है तो पूरे तरीके से याद हो जाएगा। और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए, क्योंकि इन सभी प्रश्नों को बनाने में बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है और समय लगता है, और हम ये आप सभी लोगों के लिए इतना मेहनत करते हैं, तो आपका भी दायित्व या कर्तव्य बनता है कि आप सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब करें। इसके बाद अगला प्रश्न है 16वां प्रश्न, मध्य प्रदेश की जीडीपी में द्वितीय क्षेत्र का योगदान कितना है। प्राथमिक क्षेत्र आपको पता है, प्राथमिक क्षेत्र होता है जो एग्रीकल्चर से जुड़ा हुआ हो। द्वितीय क्षेत्र होता है आपका
जैसे कि उद्योग हो गया, और तृतीय क्षेत्र होता है सेवा क्षेत्र जैसे बैंकिंग। तो 16वें प्रश्न की बात करें, यहाँ पर क्या है, मध्य प्रदेश की जीडीपी में द्वितीय क्षेत्र का योगदान कितना है? तो द्वितीय क्षेत्र का आपके योगदान की बात करें तो यहाँ पर ऑप्शन सी सही होगा, 15.89%। और वो भी किस पर है? वर्तमान मूल्य पर। कितना है? 15.89%। इसके बाद आगे चलते हैं और 17वें प्रश्न की बात करते हैं। 17वां प्रश्न है, भारत की जीडीपी में तृतीय क्षेत्र का योगदान कितना है? किसमें? जो आपकी भारत की जीडीपी है उसमें तृतीय क्षेत्र का योगदान कितना है? तो 17वें प्रश्न का आंसर है ऑप्शन सी, 54.7%। और किस पर है ये? आपके वर्तमान मूल्य पर। तो ये भी ध्यान रखना है कि यहाँ पर जो भी हम चर्चा कर रहे हैं वर्तमान मूल्य के हिसाब से कर रहे हैं। इसके बाद 18वां प्रश्न है, मध्य प्रदेश की जीडीपी में तृतीय क्षेत्र का योगदान कितना है? किसमें? मध्य प्रदेश की जीडीपी में तृतीय क्षेत्र का योगदान कितना है? तो 18वें प्रश्न का आंसर है ऑप्शन डी, 36%। और वो भी किस पर? आपके वर्तमान मूल्य पर। ये एक एक प्रश्न जो है तो बहुत ही महत्वपूर्ण है आपके पेपर के दृष्टि से। इसके बाद 19वां प्रश्न है, मध्य प्रदेश की कुल कृषि जोत का आकार कितना है? यानी कि हमारे यहाँ जो एग्रीकल्चर लैंड है, जिसपे जिन उसके आपके क्षेत्र को या जिन भूमियों को जोता जाता है, उनका आकार कितना है? तो 19वें प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 1.57 हेक्टेयर हमारे यहाँ कृषि जोत का आकार है। यहाँ पर आपको ध्यान देना है, 1.57 लाख हेक्टेयर है ना, क्या 1.57 लाख हेक्टेयर है? 1.57 तो बहुत कम हो जाएगा। कितना? 1.57 लाख हेक्टेयर। ठीक। इसके बाद 20वें प्रश्न की चर्चा करें। 20वां प्रश्न है, मध्य प्रदेश को कितनी बार कृषि कर्मण पुरस्कार प्राप्त हो चुका है? जो भी राज्य कृषि के क्षेत्र में बहुत अच्छा कार्य करता है उसको आपके कृषि कर्मण पुरस्कार केंद्र सरकार द्वारा प्रदान किया जाता है। तो 20वें प्रश्न का यहाँ पर आंसर हो जाएगा आपके ऑप्शन डी, 7 बार। मध्य प्रदेश को कितनी बार मिला है? 7 बार आपके कृषि कर्मण पुरस्कार मिल चुका है। इसके बाद 21वां प्रश्न है, भारत में खाद्यान्न उत्पादन में मध्य प्रदेश का कौन सा स्थान है? तो यहाँ पर ऑप्शन बी, दूसरा स्थान है। मध्य प्रदेश का कौन सा स्थान है आपके? तो मध्य प्रदेश का दूसरा स्थान है अनाज उत्पादन में, खाद्यान्न उत्पादन में। इसके बाद 22वां प्रश्न है, 2023-24 में मध्य प्रदेश में कुल खाद्यान्न उत्पादन कितना रहा? तो जो ऐसे उत्पाद जिनको हम लोग खाने के लिए यूज करते हैं उनको खाद्यान्न उत्पादन के अंतर्गत रखा जाता है। तो 2023-24 में मध्य प्रदेश में कुल खाद्यान्न उत्पादन कितना रहा? तो 22वें प्रश्न का आंसर है ऑप्शन ए, 39.84 मिलियन। क्या? 39.84 मिलियन टन आपका जो है तो खाद्यान्न उत्पादन रहा। इसके बाद 23वें प्रश्न की चर्चा करें। 23वां प्रश्न है, भारत में मध्य प्रदेश का सब्जी उत्पादन में कौन सा स्थान है? सब्जी उत्पादन में मध्य प्रदेश का कौन सा स्थान है? तो सब्जी उत्पादन में मध्य प्रदेश का ऑप्शन सी, तीसरा स्थान है। सही आंसर क्या है? ऑप्शन सी, और तीसरा स्थान है। इसके बाद 24वें प्रश्न की बात करें। 24वां प्रश्न है, भारत में दुग्ध उत्पादन में मध्य प्रदेश का कौन सा स्थान है? भारत में दुग्ध उत्पादन में मध्य प्रदेश का कौन सा स्थान है? तो ऑप्शन सी, तीसरा स्थान है। सब्जी में भी तीसरा और दुग्ध में भी तीसरा। 25वें प्रश्न की बात करें। 25वां प्रश्न है, 2023-24 में, क्या 2023-24 में मध्य प्रदेश के द्वितीय क्षेत्र का जीएसभीए में जो है तो आपका कितना योगदान है? तो 25वें प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 18.47%। कितना? 18.47% आपका जीएसभीए में द्वितीय क्षेत्र का योगदान है। इसके बाद अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। 26वां प्रश्न है, मध्य प्रदेश में द्वितीय क्षेत्र में किस उपवर्ग में सबसे अधिक वृद्धि हुई है? जो आपका द्वितीय क्षेत्र है उसके उपवर्ग होते हैं जैसे निर्माण, विनिर्माण, खनन एवं उत्खनन, बिजली और आपूर्ति। ये सभी द्वितीय क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले आपके वर्ग हैं। तो ये पूछ रहा है कि किस उपवर्ग का सबसे अधिक जो है यहाँ पर आपके वृद्धि हुई है द्वितीय क्षेत्र में? तो 26वें प्रश्न का आंसर है यहाँ पर ऑप्शन बी, विनिर्माण जो क्षेत्र है आपका, रिकंस्ट्रक्शन वाला जो एरिया है उसमें ज्यादा आपके वृद्धि यहाँ पर देखने को पिछले साल की तुलना में मिली है। इसके बाद 27वां प्रश्न है, विनिर्माण क्षेत्र का मध्य प्रदेश में द्वितीय क्षेत्र में योगदान कितना है? जो आपका विनिर्माण का क्षेत्र है अभी जिसमें हमने चर्चा किया कि सबसे ज्यादा वृद्धि हुई है, तो उसका द्वितीय क्षेत्र में कितना योगदान है? तो 27वें प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 43.4% जो है आपका विनिर्माण सेक्टर का या विनिर्माण क्षेत्र का योगदान है। इसके बाद 28वां प्रश्न है, मध्य प्रदेश में सूक्ष्म एवं लघु और मध्यम
उद्यमों द्वारा कितने लोगों को रोजगार प्रदान किया गया? जो आपका सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्योग हैं उनसे कितने लोगों को रोजगार प्राप्त हुआ? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन आपका बी 75 लाख। 75 लाख लोगों को सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्योगों से रोजगार प्राप्त हुआ। इसके बाद 29 प्रश्न है, 2023-24 में मध्य प्रदेश में कितनी एमएसएमई इकाइयां पंजीकृत हुई? तो 29 प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 4.57 लाख आपके जो है तो एमएसएमई इकाइयां यूनिट्स जो है तो आपके यहाँ पे पंजीकृत हुई। 30वां प्रश्न है, मध्य प्रदेश के किस फसल का उत्पादन सबसे अधिक होता है? मध्य प्रदेश में कौन सी ऐसी फसल है जिसका सबसे ज्यादा आपके उत्पादन होता है? तो ऑप्शन ए गेहूं। खाद्यान्न फसल में गेहूं है, सामान्यतः सोयाबीन। हालांकि मध्य प्रदेश का जो आर्थिक सर्वेक्षण आया है 2023-24 का, उसमें आपका सोयाबीन में मध्य प्रदेश उत्पादन में पहला है, जबकि भारत को जो आर्थिक सर्वेक्षण आया है उसमें मध्य प्रदेश को सोयाबीन उत्पादन में दूसरे नंबर पर रखा गया है। तो आप ये ध्यान देंगे जब पेपर में कि मध्य प्रदेश का आर्थिक सर्वेक्षण पूछ रहा है कि भारत का, तो उस हिसाब से आपको टिक करना है। इसके बाद 31वां प्रश्न है, भारत में कुल खाद्यान्न उत्पादन में कृषि निर्यात का कितना प्रतिशत योगदान है? ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है आपका। 31 प्रश्न 31वां प्रश्न ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। 11.7% जो आपका टोटल जो हमारे यहाँ से निर्यात होता है उसमें कृषि का योगदान है। इसके बाद 32वां प्रश्न है, मध्य प्रदेश के किस क्षेत्र में तृतीय क्षेत्र का योगदान स्थिर कीमत पर 39.64% था? क्या पूछ रहा है ये प्रश्न आपका कि मध्य प्रदेश के किस क्षेत्र में तृतीय क्षेत्र का योगदान स्थिर कीमत पर 39.64% था? तो 32 प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी सेवा क्षेत्र आपका। इसके बाद आगे चलते हैं और बात करते हैं 33वें प्रश्न की, 33वें प्रश्न की। 33वां प्रश्न है, 2023-24 में मध्य प्रदेश का निर्यात कितना रहा? 2023-24 में हम लोगों ने कितना निर्यात किया, आपके कितने रुपए का? तो यहाँ पर बात करें 33वें प्रश्न के आंसर की, तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। 65,255 करोड़ रुपए की जो वस्तुएं हम लोगों ने निर्यात किया है आपके 2023-24 में। इसके बाद 34वां प्रश्न है, मध्य प्रदेश में मानसिक स्वास्थ्य के लिए किस ऐप को जनवरी 2024 में आपके लॉन्च किया गया? किसके लिए मानसिक स्वास्थ्य के लिए किस ऐप को जनवरी 2024 में लॉन्च किया गया? तो 34वें प्रश्न का आंसर है ऑप्शन बी मनहित। मानसिक स्वास्थ्य तो मनहित, तो इसको याद आप इस तरीके से कर सकते हैं, हालांकि बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न आपका है नहीं वो। इसके बाद 35वां प्रश्न है, भारत का सबसे बड़ा रेलवे नेटवर्क किस राज्य में है? भारत का सबसे बड़ा रेलवे नेटवर्क किस राज्य में है? तो 35वें प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश में सबसे बड़ा आपका रेलवे नेटवर्क है। इसके बाद अगला प्रश्न है 36वां प्रश्न, मध्य प्रदेश में 2023 का सौर ऊर्जा उत्पादन कितने मेगावाट था? 2023 में हमने सोलर एनर्जी कितने मेगावाट जो है तो प्रोड्यूस की या उत्पादित की? तो 36 प्रश्न का आंसर है ऑप्शन ए 2587.57 मेगावाट जो है हम लोगों ने विद्युत आपकी सौर ऊर्जा उत्पादित की। इसके बाद 37वां प्रश्न है, भारत का एफडीआई 2023-24 में कितना था? किसका? भारत का एफडीआई आपके 2023-24 में कितना था? तो 37वें प्रश्न का आंसर है आपके ऑप्शन बी 45.8 बिलियन अमेरिकी डॉलर हमारा 2023-24 में एफडीआई यानी कि फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है, विदेशी संस्थाओं द्वारा हमारे यहाँ इन्वेस्टमेंट। इसके बाद 38वां प्रश्न है हमारा, प्रधानमंत्री जन धन योजना के तहत कितने बैंक खाते मध्य प्रदेश में आपके खोले गए? तो मध्य प्रदेश में जो है आपके ये भारत के स्तर पे पूछा जा रहा है, प्रधानमंत्री जन धन योजना के तहत कितने बैंक खाते आपके भारत में खोले गए? तो 38वें प्रश्न का आंसर है ऑप्शन बी 4.29 करोड़, यानी कि 4.29 करोड़ आपके खाते खोले गए। इसके बाद बात करते हैं 39वें प्रश्न की, 2023-24 के अनुसार भारत में गरीबी कितनी है? क्या 2023-24 के अनुसार भारत में कितने प्रतिशत गरीबी है अभी? तो यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा सही ऑप्शन बी 11.3% जो है तो आपका 2023-24 के अनुसार गरीबी हमें देखने को मिलती है। इसके बाद 40वां प्रश्न है, 2023-24 के अनुसार मध्य प्रदेश में गरीबी दर कितनी है? आपके 23-24 के अनुसार मध्य प्रदेश में, अभी ऊपर हम लोगों ने जो है तो बात करी कि आपकी गरीबी जो है तो कितनी है पूरे भारत में, अब यहाँ पर बात कर रहे हैं मध्य प्रदेश के गरीबी दर की। तो मध्य प्रदेश के गरीबी दर की बात करें तो 40वें प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 15.91%। कितना? 15.91% जो है तो आपकी गरीबी यहाँ पर हमें देखने को मिलती है। इसके बाद 41 प्रश्न है, 41वां प्रश्न, भारत में 2023 में बेरोजगारी दर कितनी है? कहां पर आपके भारत में 2023 में बेरोजगारी दर कितनी है?
तो 41वें प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन बी 9.2% आपकी जो है तो हमारे यहाँ बेरोजगारी दर है। हालांकि ये हर बार हर तिमाही में जो है तो इसका डाटा आपका बदलता रहता है। इसके बाद 42 यानी कि 42वां प्रश्न है, मध्य प्रदेश में 2023-24 में बेरोजगारी दर। अभी हमने भारत में बात की, अब हम किसकी बात कर रहे हैं? मध्य प्रदेश की। तो 2023-24 में कितनी बेरोजगारी दर है? तो 42वें प्रश्न का आंसर हो जाएगा 0.9%, यानी कि हमारे यहाँ, हालांकि ये डाटा पर मुझे ज्यादा भरोसा हो नहीं रहा है, क्या है आपके 0.9% जो है तो सरकारी आंकड़े कहते हैं कि हमारे यहाँ 2023-24 में मात्र इतनी ही बेरोजगारी रही। लेकिन क्या ये आंकड़ा सही है? आप खुद सोचो। लेकिन ठीक है, सरकार ने सरकारी आंकड़े दिए हैं, तो कितना है हमारा 23-24 में बेरोजगारी दर? 0.9%। इसके बाद हम लोग आगे चलते हैं और प्रश्न 43 प्रश्न की बात करें। भारत में 2024 तक कुल पवन ऊर्जा उत्पादन कितने गीगावाट है आपके? क्या कितने गीगावाट हमारा पवन ऊर्जा है ना, विंड एनर्जी जो है हमारी, कितने मेगावाट हम लोग प्रोड्यूस कर चुके हैं? तो 43वें प्रश्न का आंसर है ऑप्शन सी 46.16 गीगावाट। 46.16 गीगावाट जो है तो हम लोग क्या कर चुके हैं आपकी, प्रोड्यूस कर चुके हैं पवन ऊर्जा। इसके बाद आगे चलते हैं और अगले प्रश्न की चर्चा करें। 44वां प्रश्न है, भारत में आपका एसडीजी यानी कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट जो आपका गोल है वो कब लागू किया गया? यहाँ पर अब हम लोग किस टॉपिक पे पहुंच चुके हैं? सतत विकास लक्ष्यों में मध्य प्रदेश की प्रगति वाला जो टॉपिक है, बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, उससे एक प्रश्न आपके पेपर में आना तय है, वहां पर हम पहुंच चुके हैं। और 44वें प्रश्न की बात करें तो भारत ने एसडीजी कब लागू किया, या भारत में एसडीजी कब लागू किया गया? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन आपका बी 1 जनवरी 2016। भारत में एसडीजी 1 जनवरी 2016 से लागू हुआ। इसके बाद 45वां प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र सहस्त्राब्दी विकास लक्ष्य एमडीजी की अवधि क्या थी? यानी कि आपके जो है तो संयुक्त राष्ट्र सहस्त्राब्दी विकास लक्ष्य की अवधि यानी कि कब से कब तक आपका जो है तो ये सहस्त्राब्दी वर्ष मनाया गया? तो 45वें प्रश्न का सही आंसर है यहाँ पर आपके ऑप्शन बी 2000 से 2015 तक जो है तो इसको आपको मनाया गया। इसके बाद अगला प्रश्न है 46, संयुक्त राष्ट्र सहस्त्राब्दी विकास लक्ष्य में कितने लक्ष्य आपके शामिल थे? जो आपका संयुक्त राष्ट्र सहस्त्राब्दी विकास लक्ष्य है उसमें आखिर कुल कितने लक्ष्य आपके शामिल किए गए थे? तो 46वें प्रश्न का सही आंसर है यहाँ पर ऑप्शन बी, यानी कि 8 लक्ष्य, आपके 8 लक्ष्य जो है तो यहाँ पर आपके शामिल किए गए थे। इसके बाद 47वां आपका प्रश्न है, गरीबी उन्मूलन में मध्य प्रदेश किस श्रेणी में आता है? किसमें आपके गरीबी उन्मूलन में मध्य प्रदेश आपके किस श्रेणी में आता है? तो इसका जो आंसर है आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए फ्रंट रनर है आपके। किस श्रेणी में आता है? फ्रंट रनर में जो है तो आपका मध्य प्रदेश आता है, क्योंकि गरीबी उन्मूलन में हमारा जो स्कोर है वो 67 है, यानी कि हम गरीबी उन्मूलन करने में काफी हद तक सफल रहे हैं। तो इस तरीके से जो है तो 67 स्कोर हमारा हो गया है। और अगर हम बात करें तो जब हमारे यहाँ पर 65 से स्कोर ज्यादा हो जाता है तब हम फ्रंट रनर में आ जाते हैं। तो 67 स्कोर है और हम यहाँ पर गरीबी उन्मूलन में फ्रंट रनर पर हैं, यानी कि फ्रंट फुट पर खेल रहे हैं। इसके बाद 48वां प्रश्न है, एसडीजी इंडिया इंडेक्स 2023-24 में भारत का स्कोर क्या रहा? जो एसडीजी इंडिया इंडेक्स आपका आया है 2023-24 का, उसमें आपके कि क्या स्कोर रहा है? किसका? आपके भारत का। तो 48 नंबर का जो प्रश्न है आपका, उसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 71। भारत का स्कोर क्या रहा है? 71 आपके भारत का स्कोर यहाँ पर देखने को हमें मिलता है। इसके बाद अगले प्रश्न पे चलते हैं और अगला प्रश्न है हमारा 49वां प्रश्न है हमारा, एसडीजी इंडिया इंडेक्स 2023-24 के अनुसार मध्य प्रदेश का स्कोर कितना रहा है? तो मध्य प्रदेश का यहाँ पर आपके स्कोर की बात करें तो 67 रहा। कितना रहा है आपके? 67 जो है तो मध्य प्रदेश का आपके स्कोर रहा। इसके बाद अगले 50वें प्रश्न की ओर चले। 50वां प्रश्न है, एसडीजी इंडिया इंडेक्स 2023-24 में मध्य प्रदेश का कौन सा स्थान रहा आपके, है ना? एसडीजी इंडिया इंडेक्स जो 23-24 का आया है उसमें मध्य प्रदेश का आपके कौन सा स्थान रहा? तो इसकी बात करें तो 18वां स्थान मध्य प्रदेश का कौन सा स्थान है? 18वां। पूरे भारत में 18वां स्थान है आपके एसडीजी प्रगति में। तो इसको याद रखना है। स्कोर क्या है हमारा? 67 है और भारत का स्कोर कितना है? 71 है। तो स्कोर और आपको क्रमांक याद रखना है। इसके बाद अगला प्रश्न है 51वां प्रश्न, मध्य प्रदेश को एसडीजी 2023-24 में सर्वाधिक स्कोर किस लक्ष्य में प्राप्त हुए हैं? तो
यहाँ पर बात करें कि सबसे ज्यादा किसमें प्राप्त हुआ, तो एसडीजी जो आपका 12 है, और एसडीजी 12 में बात करें कौन सा लक्ष्य रखा गया है, तो जिम्मेदारी से उपभोग और उत्पादन करें, ये आपका लक्ष्य है 12वां, और उसमें मध्य प्रदेश ने 92 अंक हासिल किए हैं। सर्वाधिक सबसे बेहतर अंक इसी में जो है तो मध्य प्रदेश को मिले हैं एसडीजी 12 में, उत्पादन और उपभोग से आपका संबंधित है। तो इसे हमें बिल्कुल याद रखना है क्योंकि ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसके बाद 52वें प्रश्न की ओर चलते हैं। 52वां प्रश्न है हमारा, मध्य प्रदेश को एसडीजी 2023-24 में न्यूनतम स्कोर किसमें प्राप्त हुआ है? क्या अभी हमने अधिकतम स्कोर देखा, अब न्यूनतम स्कोर की बात करते हैं कि किस लक्ष्य में आखिर प्राप्त हुआ है। तो हमारा जो लक्ष्य 9 है, एसडीजी 9 है, उसमें मध्य प्रदेश को सबसे कम स्कोर प्राप्त हुआ है। और एसडीजी 9 की बात करें तो एसडीजी 9 में आपका उद्योग, नवाचार और बुनियादी ढांचे का विकास रखा गया है, जिसमें मध्य प्रदेश को मात्र 39 स्कोर जो है तो आपके यहाँ पर प्राप्त हुआ है। और इसमें मध्य प्रदेश आपका एस्पिरेंट की श्रेणी में, यानी कि सबसे कमजोर प्रदर्शन करने वाले आपके श्रेणी में आया है, एस्पिरेंट श्रेणी में। और अंक कितना है? 39 है। और एसडीजी 9 में कौन सा आपका लक्ष्य रखा गया है? तो एसडीजी 9 में उद्योग, नवाचार और बुनियादी ढांचे का विकास करना, यानी कि उद्योग के लिए जो इंफ्रास्ट्रक्चर की आवश्यकता होती है, वो 52वें प्रश्न के अंतर्गत यहाँ पर आपके एसडीजी 9 में रखा गया है। इसके बाद आगे चलते हैं और 53वें प्रश्न की बात करें। हमारा 53वां प्रश्न है, एसडीजी इंडिया इंडेक्स 2023-24 में सर्वाधिक सुधार करने वाले जिले कौन से हैं? तो सर्वाधिक सुधार करने वाले जिले आपके अलीराजपुर, बड़वानी, खंडवा और बालाघाट, इन सभी जिलों ने आपका सस्टेनेबल डेवलपमेंट जो गोल है उसको अचीव करने की ओर बढ़ने में महत्वपूर्ण सुधार इन्होंने किया है। इसके बाद अगला प्रश्न है हमारा 54 प्रश्न है, भारत में एसडीजी के लिए स्थानीयकरण को अपनाने वाला, क्या स्थानीयकरण को अपनाने वाला पहला शहर कौन सा है? तो यहाँ पर आपका जो पहला शहर की बात करें तो पहला शहर आपका भोपाल है। कौन सा है? ऑप्शन सी सही है इसका, भोपाल। इसके बाद 55वें प्रश्न की बात करें, 55वां प्रश्न है हमारा, एसडीजी इंडिया इंडेक्स 2023-24 में प्रथम रैंक प्राप्त करने वाले राज्य कौन से हैं? तो केरल और उत्तराखंड। सामान्य राज्यों में केरल है, पहाड़ी राज्यों में उत्तराखंड। तो इनका आपको ध्यान रखना है। मध्य प्रदेश का स्थान कौन सा है? 18वां स्थान है। और सबसे पिछड़ा जो राज्य है एसडीजी इंडिया इंडेक्स 2023-24 में, वो है आपका बिहार। बिहार में सबसे कम जो है तो इसका स्कोर है और सबसे पीछे ये आपका राज्य है। इसके बाद 56वें प्रश्न की बात करते हैं। 56वां प्रश्न है हमारा, मध्य प्रदेश में एसडीजी 9 का स्कोर कितना है? तो एसडीजी 9 अभी हमने जब ऊपर चर्चा कर रहे थे तो स्कोर हमने आपको बताया था कितना है आपका, 39 यहाँ पर स्कोर है। इसमें आपका कुल मिलाकर के इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना, जो उद्योग के लिए जो आपके संरचनाएं बनाई जाती हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया जाता है, उसमें मध्य प्रदेश का बहुत बेकार प्रदर्शन है, मात्र 39 अंक उसको मिले हैं। तो एसडीजी 9 के अंतर्गत 39 अंक प्राप्त हुए हैं, सबसे कम अंक है ये आपके पूरे एसडीजी इंडेक्स में मध्य प्रदेश के संदर्भ में। इसके बाद अगला प्रश्न है 57वां प्रश्न, सतत विकास लक्ष्य के कितने उद्देश्यों में कुल 169 लक्ष्य शामिल किए गए हैं? तो सतत विकास लक्ष्य के अंतर्गत कुल आपके कितने लक्ष्य हैं? तो 17 है ना, जो गोल्स हैं आपके कितने हैं? 17, और उसके अंतर्गत बहुत सारे उद्देश्य हैं जिनकी संख्या 169 है। ठीक, 17 लक्ष्यों के अंतर्गत 169 उद्देश्य शामिल किए गए हैं। इसके बाद 58 प्रश्न है, सतत विकास लक्ष्य के तहत गरीबी उन्मूलन से संबंधित लक्ष्य है। आखिर गरीबी उन्मूलन कौन सा आपका गोल है? एसडीजी 1 है, एसडीजी 2 है, एसडीजी 3 है, एसडीजी 4। तो यहाँ पर गरीबी उन्मूलन जो है आपका एसडीजी 1 के अंतर्गत आता है। किसमें आता है? एसडीजी 1 के अंतर्गत आता है। आपको याद रखना है कि एसडीजी 1, 2, 3, 4, 5 से लेकर के 17 तक में किसमें कौन सा आता है, कई बार पेपर में पूछ लेते हैं वो लोग। इसके बाद अगला प्रश्न है हमारा 59वां प्रश्न, किस राज्य को एसडीजी इंडिया इंडेक्स 23-24 से न्यूनतम स्कोर प्राप्त हुआ है? आखिर कौन सा ऐसा आपका राज्य है जो सबसे कम स्कोर किया है? तो यहाँ पर बिहार आपका ऐसा राज्य है जिसने सबसे कम आपका स्कोर यहाँ पर किया है। इसके बाद 60वें प्रश्न की बात करें, सतत विकास लक्ष्य के तहत शिक्षा का लक्ष्य कौन सा है? क्या शिक्षा का लक्ष्य यहाँ पर कौन सा है, यानी कि शिक्षा किस लक्ष्य के अंतर्गत गोल के रूप में निर्धारित की गई है? तो आपका जो एसडीजी 4 है, यानी कि
गोल अपना जो चौथा है लक्ष्य, उसके अंतर्गत गुणवत्तापूर्ण शिक्षा को शामिल किया गया है। तो एसडीजी 4 में शिक्षा आपका शामिल है। इसके बाद 61वां प्रश्न है, इसकी बात करें तो एसडीजी 10 का उद्देश्य क्या है, मतलब एसडीजी 10 के अंतर्गत किसको शामिल किया गया है, क्या गोल रखा गया है एसडीजी 10 के अंतर्गत। तो एसडीजी 10 के अंतर्गत असमानताएं कम करना है। यहाँ पर क्या करना है, असमानता को कम करना है, अलग अलग क्षेत्रों में जो भी असमानताएं हैं उनको कम करना है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, असमानता को कम करना। इसके बाद 62वां प्रश्न है, एसडीजी 2 भूखमरी उन्मूलन में मध्य प्रदेश किस श्रेणी के अंतर्गत आता है, यानी कि मध्य प्रदेश का कैसा यहाँ पर आपका उसका प्रदर्शन है। तो मध्य प्रदेश के प्रदर्शन की बात करें आपके एसडीजी 2 यानी कि भूखमरी में, तो यह एस्पिरेंट श्रेणी में आता है। किस में आता है, आपके एस्पिरेंट श्रेणी में आता है। और अंकों की बात करें तो इसका आपका 48 अंक है, और जब 0 टू 49 के अंदर कहीं पर भी हमें अंक प्राप्त होते हैं, तब हम एस्पिरेंट श्रेणी में जाकर के खड़े होते हैं। तो मध्य प्रदेश का भूखमरी में 48 अंक है, जो कि 0 से 49 के बीच में है, इसलिए हम लोग एस्पिरेंट श्रेणी में यहाँ पर माने जाएंगे। यानी कि भूखमरी के उन्मूलन में मध्य प्रदेश बहुत ही खराब काम कर रहा है, और पूरे देश में इसमें आपका 21वां स्थान है मध्य प्रदेश का भूखमरी को मिटाने में, यानी कि बहुत पीछे है। अभी हमारे यहाँ उसको भूखमरी को कम करने में बहुत ज्यादा काम करने की आवश्यकता है। इसके बाद अगला प्रश्न है 63वां प्रश्न, एसडीजी इंडिया इंडेक्स रिपोर्ट 2020-21 में मध्य प्रदेश का स्कोर कितना था। कौन सा प्रश्न है हमारा, 63वां प्रश्न है। यहाँ पर 63वें प्रश्न की बात करें तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी। कौन सा, ऑप्शन सी, यानी कि 62। 2020-21 में मध्य प्रदेश का जो स्कोर था वो 62 था, जबकि 23-24 में हमारा स्कोर 67 हुआ है। यानी कि हमने पिछले साल की तुलना में यहाँ पर 5 अंकों की जो है तो बढ़त हासिल की है। इसके बाद 64वां प्रश्न है, सतत विकास लक्ष्य के अंतर्गत प्रत्येक राज्य और केंद्र शासित प्रदेश के लिए लक्ष्यवार स्कोर किसके द्वारा गणना किया जाता है, यानी कि जो आपका ये एसडीजी आता है उसकी गणना कौन करता है। तो यहाँ पर ऑप्शन बी, नीति आयोग के द्वारा जो है तो इसकी गणना की जाती है, और एसडीजी इंडिया इंडेक्स जो है आपके नीति आयोग के द्वारा ही प्रकाशित किया जाता है, तो आपको ध्यान रखना है। इसके बाद 65वें प्रश्न की बात करें, 65वां प्रश्न है, नीति आयोग द्वारा जारी एसडीजी इंडिया इंडेक्स 23-24 कौन सा आपका संस्करण है। आपका यहाँ पर संस्करण की बात करें तो यह आपका चतुर्थ संस्करण है। कौन सा संस्करण है, चतुर्थ संस्करण है 2023-24 का। पहली बार अगर बात करें तो 2018-19 में ये आपका पब्लिश किया गया था। पहला जो संस्करण आया था एसडीजी इंडिया इंडेक्स का 2018-19 में आया था, फिर उसके बाद 2019-20 में आया, और फिर उसके बाद 2020-21 में आया, और अब 2023-24 में आया है। आपके 2018-19 में जब आया था, कब, 2018-19 में जब आया था तो मध्य प्रदेश का स्कोर कितना था, 52 था। फिर 2019-20 में जब आया तो मध्य प्रदेश का स्कोर 58 हुआ। फिर 2020-21 में जब आया तो मध्य प्रदेश का स्कोर 62 हुआ, और 2023-24 में जब आया तो मध्य प्रदेश का स्कोर 67 हुआ। यानी कि मध्य प्रदेश ने 52 से 67 तक की यात्रा जो है यहाँ पर आपके तय की है, यानी कि यात्रा इसकी अनवरत आगे की ओर है। यानी कि आने वाले समय में हम लोग एसडीजी में अच्छा काम जो है तो या अच्छा प्रदर्शन करने वाले हैं। इसके बाद अगला प्रश्न है 66वां प्रश्न, 66वें प्रश्न की बात करें, नीति आयोग द्वारा एसडीजी इंडिया इंडेक्स का प्रथम संस्करण कब जारी किया गया। एसडीजी इंडिया इंडेक्स का प्रथम संस्करण कब जारी किया गया, अभी हमने आपको बता ही दिया, 2018-19 में जारी किया गया था। तो ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा। इसके बाद 67वां प्रश्न है हमारा, फ्रंट रनर की श्रेणी में आने के लिए कितने स्कोर की आवश्यकता होती है। अगर किसी भी लक्ष्य को फ्रंट रनर के स्तर पर जाकर के प्राप्त करना है, या फ्रंट रनर की श्रेणी में आना है उस लक्ष्य को प्राप्त करने में, तो हमारा स्कोर कितना होना चाहिए। तो यहाँ पर स्कोर की बात करें तो फ्रंट रनर के लिए जो आपका स्कोर चाहिए, वो जो फ्रंट रनर की श्रेणी है वो आती है 65 टू 69 से। तो आंसर सही क्या हो जाएगा इसका, आपका ऑप्शन सी, 65 टू 69 जो है आपका यहाँ पर फ्रंट रनर की श्रेणी में आना पड़ता है। इसके बाद अगर कोई जो
लक्ष्य में हम 0 to 49 अंक प्राप्त करते हैं तो हम एस्पिरेंट श्रेणी में चले जाते हैं। 50 to 64 पाते हैं तो हम लोग परफॉर्मर में आ जाते हैं, और 65 to 90 पाते हैं तो हम लोग फ्रंट रनर में आते हैं, और 100 अगर हम पाते हैं, 100 स्कोर करते हैं तो हम लोग कहाँ चले जाते हैं, आपके 100 स्कोर करने पे अचीवर की श्रेणी में आ जाते हैं। तो ये हमारी श्रेणियां हैं, इनको आपको याद रखना है। इसके बाद अगला प्रश्न आता है 68वां प्रश्न। 68वें प्रश्न की बात करें तो निम्नलिखित में से कौन सा लक्ष्य मध्य प्रदेश से संबंधित नहीं है। यहाँ पर पूछ रहा है कि आखिर किस लक्ष्य में मध्य प्रदेश आपका पार्टिसिपेट नहीं करता। तो आपका जो लक्ष्य नंबर 14 है, जल के नीचे जीवन, तो उसमें मध्य प्रदेश आपका पार्टिसिपेट नहीं करता, क्योंकि मध्य प्रदेश पूरे तरीके से एक लैंडलॉक्ड स्टेट है। कहीं पर भी जल वाला क्षेत्र यहाँ पर हमें देखने को नहीं मिलता, इसलिए मध्य प्रदेश इसमें पार्टिसिपेट नहीं करता। इसके बाद अगला प्रश्न है 69वां प्रश्न। मध्य प्रदेश का कुल स्कोर 67 है, इस आधार पर मध्य प्रदेश को किस श्रेणी में रखा जाएगा। यानी कि मध्य प्रदेश का जो स्कोर है वो आपका 65, क्या मध्य प्रदेश का जो स्कोर है वो 65 टू 99 के बीच में आता है। क्या 65 टू 99 के बीच में आता है। और जब हम 65 टू 69 के 99 के बीच में आते हैं तो हमारी जो श्रेणी होती है वो आ जाती है आपके फ्रंट रनर की। तो वर्तमान में मध्य प्रदेश 67 स्कोर कर चुका है, यानी कि 65 से 2 अंक ज्यादा हैं। तो मध्य प्रदेश आपका किस में आएगा, तो मध्य प्रदेश आपका फ्रंट रनर की श्रेणी में यहाँ पर आकर के खड़ा होता हुआ दिखाई देता है। इसके बाद आगे चलते हैं, 70वां प्रश्न है हमारा आत्मनिर्भर। अब हम लोग कहां पहुंच गए, ये अब हमारा टॉपिक शुरू हो गया आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश। तो आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश की बात करें तो पहला प्रश्न है आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश रोड मैप कब शुरू किया गया था। क्या आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश रोड मैप आपका कब शुरू किया गया था, तो ये ऑप्शन बी 12 नवंबर 2020 को शुरू किया गया था। इसके बाद आगे चलते हैं और 71वें प्रश्न की बात करते हैं। 71वां प्रश्न है हमारा आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश रोड मैप कब शुरू किया गया था। ये प्रश्न 2 बार हो चुका है, तो इसको आप इग्नोर कर सकते हैं। जो ऊपर हमने प्रश्न पढ़ा था वही है, 2 बार यहाँ पे टाइप हो गया है। इसके बाद 72वां हमारा प्रश्न है आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश यानी कि ATMAN MP @24 जो है आपका, तो उसमें ATMAN MP का पूरा नाम आपका क्या है। तो यहाँ पर 72वें प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ए से आपका एस्पिरेशन, टी से ट्रांसफॉर्मेशन, एम से मिशन, और ए से एक्शन, और एन से जो है तो आपका नीति। तो ये आपका जो है तो ATMAN का फुल फॉर्म है, और लास्ट में जो आपका MP है उसका मतलब है मध्य प्रदेश। तो आत्मन, इसको हम अगर एक साथ पढ़ दें तो आत्मन जो हम इसको एक साथ पढ़ें, आत्मन नाम आएगा, और आत्मन का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा आपका एस्पिरेशन, ट्रांसफॉर्मेशन, और मिशन, एक्शन और नीति। ये इसका आपका फुल फॉर्म है या पूरा नाम है, तो इसको आप याद रखें। यह प्रश्न बहुत ही प्रबल संभावना है कि पेपर में पूछा जाए। इसके बाद अगला प्रश्न है 73वां प्रश्न आत्मनिर्भर भारत की तर्ज पर स्वयं का आत्मनिर्भर रोड मैप शुरू करने वाला कौन सा पहला राज्य है, या करने वाला पहला राज्य कौन सा है। तो मध्य प्रदेश आपका पहला राज्य है जिसने भारत के तर्ज पर या आत्मनिर्भर भारत की तर्ज पर आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश नामक पहल जो है शुरू किया है। इसके बाद अगला प्रश्न है हमारा 74 आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश रोड मैप के तहत सड़क से संबंधित कौन सा मिशन शुरू किया गया है, यानी सड़क निर्माण को बेहतर करने के लिए कौन सा मिशन शुरू किया गया है। तो इसके लिए आपका मिशन निर्माण शुरू किया गया है। क्या मिशन निर्माण शुरू किया गया है। 75वां प्रश्न है 75वां प्रश्न मध्य प्रदेश के किस शहर में एयर कार्गो हब स्थापित किया जाएगा। क्या किस शहर में आपका एयर कार्गो हब स्थापित किया जाएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा इंदौर, ऑप्शन बी इंदौर में आपके एयर कार्गो हब स्थापित किया जाएगा। इसके बाद 76 प्रश्न है हमारा आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश रोड मैप में कौशल विकास हेतु कितने शहरों में इंक्यूबेशन सेंटर, क्या इंक्यूबेशन सेंटर स्थापित किए जाएंगे। इंक्यूबेशन सेंटर मुख्य रूप से आपका जो स्टार्टअप्स होता है उसको संचालित करने में हेल्प करने का काम करता है। तो 76वें प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा यहाँ पर आपके इंक्यूबेशन सेंटर की बात करें तो ऑप्शन ए 7 इंक्यूबेशन सेंटर मध्य प्रदेश में स्थापित किए जाएंगे। आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में बताइए कि वो 7 शहर कौन कौन से होंगे जहां पर इंक्यूबेशन सेंटर आपका स्थापित किया जाएगा। इसके बाद 77वां प्रश्न 77वां प्रश्न है
मिशन बोधि किस क्षेत्र से संबंधित है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका शिक्षा। मिशन बोधि आपका शिक्षा से संबंधित है। इसके बाद 78 प्रश्न की बात करें, मिशन अंकुर, क्या मिशन अंकुर किस क्षेत्र से संबंधित है? तो 78वां प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी शिक्षा। किससे संबंधित है आपका ये मिशन अंकुर? तो मिशन अंकुर शिक्षा से संबंधित है आपका। इसके बाद 79वां प्रश्न है, आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश में कितने प्रतिशत ठोस अपशिष्ट का पुनर्चक्रण करने का लक्ष्य है? क्या आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश में कितने प्रतिशत ठोस अपशिष्ट का पुनर्चक्रण करने का यहाँ पर आपका लक्ष्य रखा गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 75%। इसके बाद 80वां प्रश्न है हमारा, मध्य प्रदेश के किस जिले में राष्ट्रीय स्तर का जैव कृषि अनुसंधान केंद्र स्थापित किया जा रहा है? क्या आपका जैव कृषि अनुसंधान केंद्र स्थापित किया जाएगा किस आपके क्षेत्र में या किस जिले में? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी मंडला। मंडला में स्थापित किया जाएगा आपका क्या जैव कृषि अनुसंधान केंद्र। 81वां प्रश्न है, मध्य प्रदेश में किस प्रकार के पोर्टल के माध्यम से रोजगार सेवाएं ऑनलाइन प्रदान की जाएंगी? तो इसका आपका सही आंसर है 81वें प्रश्न का निवेश एमपी पोर्टल। क्या निवेश एमपी पोर्टल, ऑप्शन बी यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा निवेश एमपी पोर्टल। 82वां प्रश्न है, आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश में कितने नए ओपन डिस्टेंस लर्निंग सेंटर खोले जाएंगे? तो इसका आंसर है ऑप्शन बी 150। 150 आपके जो है तो ओपन डिस्टेंस लर्निंग सेंटर मध्य प्रदेश में खोले जाएंगे। इसके बाद 83वां प्रश्न है हमारा, मध्य प्रदेश में 2024 तक कितने प्रतिशत ग्रामीण घरों में पेयजल की व्यवस्था सुनिश्चित सुनिश्चित की जाएगी? तो 83वें प्रश्न की बात करें तो इसका जो आंसर है वो होगा ऑप्शन ए 100%। 2024 तक 100% जो है तो आपके ग्रामीण घरों में पेयजल की व्यवस्था की जाएगी। पहला जो नल जल 100% पूरा करने वाला जिला है आपका वो मध्य प्रदेश का अलीराजपुर है। कौन सा जिला है आपके? अलीराजपुर, जहां पर पूरे घर में नल जल जो है आपकी योजना का लाभ मिल चुका है या हर जगह जल की जो है तो उपलब्धता वहां पर आपके कराई गई है। इसके बाद अगला प्रश्न है 84 प्रश्न हमारा, किस योजना के तहत मध्य प्रदेश में सीवरेज सिस्टम कार्यशील बनाया गया है? क्या आपका सीवरेज सिस्टम कार्यशील बनाया गया है किस योजना के तहत? तो इसका आपका सही आंसर होगा मिशन नगरोदय, ऑप्शन बी। ऑप्शन बी सही आंसर है इसका। इसके बाद आगे चलते हैं, 85वां प्रश्न है, मध्य प्रदेश में कितने नए खादी आउटलेट आपके स्थापित किए जाएंगे? तो नए खादी आउटलेट की बात करें तो यहाँ पर ऑप्शन ए आपका सही होगा 8। कुल कितने? 8 खादी आउटलेट आपके स्थापित किए जाएंगे। इसके बाद 86 प्रश्न की बात करें, 86वें प्रश्न की, किस योजना के तहत मध्य प्रदेश में प्रत्येक नागरिक को रोजगार हेतु आत्मनिर्भर बनाने का लक्ष्य रखा गया है? किस योजना के तहत मध्य प्रदेश में प्रत्येक नागरिक को रोजगार हेतु आत्मनिर्भर बनाने का लक्ष्य रखा गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए मिशन दक्ष। दक्ष यानी स्किलफुल बनाना इंसान को जो है तो यहाँ पर लक्ष्य रखा गया है मिशन दक्ष के अंतर्गत। इसके बाद 87वां प्रश्न है, आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश रोड मैप के तहत ग्लोबल स्किल पार्क किस शहर में स्थापित किया जाएगा? तो ये आपका ग्लोबल स्किल पार्क जो है भोपाल में स्थापित किया जाएगा। कहाँ? भोपाल में स्थापित होगा। इसके बाद 88 प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से किस जिले में आत्मनिर्भर पंचायत समृद्धि मध्य प्रदेश का आयोजन किया जाएगा? तो ये आपका भोपाल, कहां पर? भोपाल में इसका आपके आयोजन किया जाएगा। इसके बाद 89वां प्रश्न है हमारा, आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश रोड मैप के तहत इंडस्ट्रियल हब कहां स्थापित किया जाएगा? तो आपका इंडस्ट्रियल हब इंदौर में स्थापित किया जाएगा। कहां? इंदौर में स्थापित किया जाएगा। 90वां प्रश्न है हमारा, 90वां प्रश्न, मध्य प्रदेश के किस शहर में पेरिशेबल गुड्स एयर कार्गो हब स्थापित किया जाएगा? क्या पेरिशेबल गुड्स एयर कार्गो हब स्थापित किया जाएगा? तो इसका सही आंसर है आपके ऑप्शन बी इंदौर। इंदौर में आपके जो है तो स्थापित किया जाएगा। इसके बाद 91वां प्रश्न है हमारा, अब यहाँ पर हम लोग कहाँ पहुंच गए? जो हमारा बैंकिंग सेक्टर है, भारत का बैंकिंग सेक्टर, हम लोग वहां पर आपके पहुंच चुके हैं। तो सबसे पहला प्रश्न है हमारा, नाबार्ड की स्थापना कब की गई थी? तो नाबार्ड की स्थापना 12 जुलाई 1900
1982 में की गई। कब की गई? 12 जुलाई 1982 में। इसके बाद अगला प्रश्न है 92वां प्रश्न, रिजर्व बैंक का मुख्यालय प्रारंभ में कहाँ स्थित था? किसका? रिजर्व बैंक का प्रारंभ में मुख्यालय यानी शुरुआत में कहाँ स्थित था? तो इसका शुरुआत में जो मुख्यालय है आपके ऑप्शन बी कोलकाता में स्थित था और वर्तमान में मुंबई में है। इसके बाद 93वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा प्राथमिक पूंजी बाजार का उदाहरण है? क्या प्राथमिक पूंजी बाजार का उदाहरण कौन सा है? तो ऑप्शन ए आईपीओ। आईपीओ का फुल फॉर्म होता है या पूरा नाम होता है इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। इसके अंतर्गत जब कोई कंपनी लोगों से पैसा जुटाना चाहती है और अपने कंपनी का विस्तार करना चाहती है, अपने उद्योग का विस्तार करना चाहती है, फर्म का विस्तार करने के लिए वो लोगों से पैसा लेना चाहती है, इसके लिए वो अपने शेयर बाजार में जारी करती है और जो व्यक्ति जितना ज्यादा शेयर खरीदता है उसको एक शेयर के लिए जो भी पैसा निर्धारित किया जाता है उस हिसाब से वो जितने शेयर खरीदता है उसको उतने पैसे जो है तो देने पड़ते हैं और बदले में उसको उस कंपनी का शेयर मिल जाता है। और अगर उस कंपनी को फायदा होगा, उसके शेयर के दाम बढ़ेंगे तो जिस भी व्यक्ति ने शेयर उसके खरीदे हैं उसको फायदा होगा। तो इस तरीके से आपका जो है तो आईपीओ मार्केट में पैसा जुटाने का एक क्या है? साधन है आपका। इसके बाद 94वां प्रश्न है, भारत का पहला बैंक कौन सा था? तो भारत के पहले बैंक की बात करें तो इसका आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी बैंक ऑफ हिंदुस्तान। क्या भारत का पहला बैंक कौन था? बैंक ऑफ हिंदुस्तान। इसके बाद 95वां प्रश्न है, रिजर्व बैंक के केंद्रीय निदेशक बोर्ड का कार्यकाल। जो केंद्रीय बैंक का आपके रिजर्व बैंक का केंद्रीय निदेशक बोर्ड होता है उसका कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 4 वर्ष का। कितने वर्ष का? 4 वर्ष का होता है। आप लोग इसको याद रखें, आप 5 वर्ष ना सोचे, 4 वर्ष का होता है। गवर्नर का कार्यकाल भी 4 वर्ष का होता है। इसके बाद अगला प्रश्न है 96 प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा आरबीआई का प्रमुख कार्य नहीं है? आपको फोकस करना है नहीं पे। जैसे ऑप्शन ए क्या है? मौद्रिक नीति तैयार करना, बिल्कुल काम है उसका। मुद्रा जारी करना आरबीआई का काम है। विदेश नीति बनाना, तो क्या विदेश नीति बनाना आरबीआई का काम है? तो नहीं है। विदेश नीति बनाना विदेश मंत्रालय का काम है, भारत सरकार का काम है। तो यानी कि यहाँ पर जो आंसर है आपका ऑप्शन सी होगा, विदेश नीति बनाना, जो कि आरबीआई का काम नहीं है। इसके बाद 97वें प्रश्न की बात करें, यहाँ पर आपके प्रश्न है, रिजर्व बैंक का लेखा वर्ष, उसका जो है तो लेखांकन वर्ष जो है कब से कब तक शुरू होता है? तो अप्रैल से मार्च होता है। 1 अप्रैल से 31 मार्च जो है तो उसका लेखा वर्ष आपका माना जाता है। इसके बाद 98 प्रश्न है हमारा, भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण आपके कब हुआ था? तो इसका राष्ट्रीयकरण 1949 में हुआ था, 1 जनवरी को। कब? 1 जनवरी 1949 को इसका राष्ट्रीयकरण आपके किया गया था। इसके बाद 99वां प्रश्न है, 2020 में निम्नलिखित में से कौन से बैंक का विलय पंजाब नेशनल बैंक में आपके हुआ? किसका? 2020 में निम्नलिखित में से कौन से बैंक का विलय पंजाब नेशनल बैंक यानी कि पीएनबी में किया गया? तो इसका आपका आंसर हो जाएगा यहाँ पर 99वें प्रश्न का आंसर है यहाँ पर ऑप्शन डी ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स। क्या? ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स यहाँ पर आपका आंसर है। इसके बाद 100वां प्रश्न है, वर्तमान में भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर कौन है? तो वर्तमान में इसके गवर्नर संजय मल्होत्रा हैं, उन्होंने शक्तिकांत दास का स्थान लिया है। इसके बाद 101वां प्रश्न है, मौद्रिक नीति समिति के कुल कितने सदस्य होते हैं? जो हमारी मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी होती है उसमें कुल कितने सदस्य होते हैं? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, उसमें 6 सदस्य होते हैं आपके। इसके बाद 102वां प्रश्न है हमारा, मौद्रिक नीति समिति के अध्यक्ष कौन होते हैं? मौद्रिक नीति समिति के अध्यक्ष कौन होते हैं? तो आरबीआई के गवर्नर होते हैं। वो बाय डिफॉल्ट जो है तो आपके मौद्रिक नीति के समिति के अध्यक्ष रहते हैं। कौन? आरबीआई के गवर्नर। इसके बाद अगला प्रश्न है हमारा, तरलता समायोजन सुविधा यानी कि एलएएफ की सिफारिश किस समिति ने की थी? तो इसका आंसर हो जाएगा आपके एलएएफ की सिफारिश नरसिम्हन समिति के द्वारा की गई थी, यानी कि ऑप्शन ए आपका यहाँ पर सही है। कौन सा? ऑप्शन ए सही है। इसके बाद अगला प्रश्न है 104वां प्रश्न, रेपो रेट की शुरुआत भारत में किस वर्ष की गई? किसकी? आपकी रेपो रेट की शुरुआत जो है तो भारत में किस वर्ष की गई? तो 1992 यानी कि ऑप्शन ए यहाँ पर सही है, ऑप्शन ए 1992। इसके बाद अगला प्रश्न है 105वां, सार्वजनिक क्षेत्र के कितने बैंक वर्तमान में भारत में है? यानी कि आपके सरकारी बैंक भारत में वर्तमान में कुल कितने हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 12, कुल 12 बैंक हैं।
इसके बाद अगला प्रश्न है 106वां प्रश्न है हमारा। भारतीय स्टेट बैंक की स्थापना कब की गई थी? यानी कि आपका जो एसबीआई है उसकी स्थापना कब की गई? तो एसबीआई की स्थापना आपके अप्रैल में की गई थी और इसकी स्थापना 1 अप्रैल को हुई थी। कब हुई थी? 1 अप्रैल 1955 में जो तो इसकी स्थापना की गई थी। तो ऑप्शन सी इसका सही है। इसके बाद 107वां प्रश्न है, उत्कर्ष 2022 किस उद्देश्य से शुरू किया गया था? क्या उत्कर्ष 2022 किस उद्देश्य से शुरू किया गया? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। क्या? ऑप्शन सी सही आंसर। आरबीआई के संचालन में उत्कृष्टता प्राप्त करने के लिए शुरू की गई थी। इसके बाद अगला प्रश्न है 108वां प्रश्न, ऑपरेशन ट्विस्ट के तहत किस प्रकार की सरकारी प्रतिभूतियों को बेचा जाता है? क्या? ऑपरेशन ट्विस्ट के तहत किस प्रकार की सरकारी प्रतिभूतियों को बेचा जाता है? तो इसके तहत ऑप्शन बी अल्पकालिक आपकी जो प्रतिभूतियां होती हैं उनको बेचा जाता है। इसका समय काल 1 से 2 वर्ष का होता है। इसके बाद 109वां प्रश्न है, 1 रुपए का नोट किसके द्वारा जारी किया जाता है? तो 1 रुपए का नोट आपके वित्त मंत्रालय के द्वारा यहाँ पर जारी किया जाता है और इस पे वित्त सचिव का सिग्नेचर होता है। किसका? आपके वित्त सचिव का सिग्नेचर इस पर होता है। इसके बाद 110वां प्रश्न है, न्यूनतम कोष पद्धति के तहत क्या? न्यूनतम कोष पद्धति के तहत आरबीआई को कितने करोड़ की स्वर्ण प्रतिभूति रखना आवश्यक होता है? यानी कि अपने पास उसको कितना ज्यादा जो है तो आपको गोल्ड रखना पड़ता है। तो इसका आपका आंसर हो जाएगा यहाँ पर 115 करोड़, ऑप्शन बी। 115 करोड़ का गोल्ड जो है तो उसको रखना पड़ता है। पहले यह जो सीमा है 200 करोड़ की थी, बाद में इसको घटा करके 115 करोड़ कर दिया गया। इसके बाद अगला प्रश्न है 111वां प्रश्न, एलसीआर यानी कि लिक्विडिटी कवरेज रेशियो किस मानक के तहत आपके लागू किए जाते हैं? तो ये आपका ऑप्शन बी बेसल 3 के आधार पर जो है तो लागू किया जाता है। इसके बाद अगला प्रश्न 112वां प्रश्न है, मौद्रिक नीति समिति एमपीसी का गठन। क्या? मौद्रिक नीति समिति आपकी जो है तो मॉनेटरी पॉलिसी जो कमेटी होती है उसका गठन किस धारा के तहत किया जाता है? तो इसका सही आंसर है यहाँ पर आपके ऑप्शन बी धारा 45 जेड बी। इसके तहत आपके एमपीसी का गठन किया जाता है। इसके बाद अगला प्रश्न है, सहकारी बैंक किसके द्वारा पंजीकृत किए जाते हैं? क्या? जो आपके सहकारी कोऑपरेटिव बैंक्स होते हैं वो किसके द्वारा पंजीकृत किए जाते हैं? तो ये बैंक आपके ऑप्शन बी सहकारी समिति अधिनियम के तहत पंजीकृत किए जाते हैं। तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी होगा। इसके बाद 114वां प्रश्न है, भारतीय स्टेट बैंक का मुख्यालय कहाँ स्थित है? क्या? एसबीआई का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो इसका मुख्यालय मुंबई में है। मैक्सिमम बैंकों का मुख्यालय आपके मुंबई में है। सिडबी का मुख्यालय आपको याद रखना है, जो स्मॉल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक है उसका मुख्यालय आपके कहां पर है? लखनऊ में है। इसके बाद अगला प्रश्न है आपका, आरआरबी अधिनियम कब लागू हुआ था? आरआरबी मतलब है आपका रीजनल रूरल बैंक, यानी कि क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक अधिनियम कब लागू किया गया था? तो इसका आंसर हो जाएगा आपके यहाँ पर ऑप्शन बी 1976 में। 1976 में आपका यह अधिनियम लागू हुआ था। इसके बाद 116वां प्रश्न है, एनबीएफसी का मुख्य कार्य क्या होता है? एनबीएफसी जो आपकी कंपनियां होती हैं उनका मुख्य कार्य क्या होता है? तो इनके मुख्य कार्यों की बात करें तो ऑप्शन बी ऋण और जमा की सुविधा प्रदान करना इनका मुख्य काम होता है। तो ऑप्शन बी यहाँ पर आपका सही उत्तर है। इसके बाद 117वां प्रश्न है आपका, गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी एनबीएफसी जो होती हैं आपकी, उनके नियंत्रण हेतु कौन जिम्मेदार होता है? यानी कि उनको नियंत्रित कंट्रोल कौन करता है? तो उनको कंट्रोल करने वाली जो संस्था है उसका नाम है आरबीआई यानी कि भारतीय रिजर्व बैंक। इसके बाद 118वां प्रश्न है, सेबी की स्थापना किस वर्ष में की गई थी? क्या? सेबी की स्थापना किस वर्ष में की गई थी? तो सेबी की स्थापना आपके 1988 में की गई थी। ऑप्शन ए इसका सही होगा। क्या? ऑप्शन ए 1988। इसके बाद अगला प्रश्न है 119वां, सेबी का मुख्यालय कहां पर स्थित है? क्या? सेबी का मुख्यालय कहां पर है? तो मुंबई में इसका आपके मुख्यालय है। इसके बाद अगला प्रश्न है 120वां, एनबीएफसी के लिए कम से कम कितनी पूंजी निवेश की आवश्यकता होती है? जो आपकी नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज होती हैं, नॉन बैंकिंग संस्थाएं हैं, कंपनी है, उनके लिए कितनी पूंजी निवेश की आवश्यकता होती है? वो कितना ज्यादा इन्वेस्टमेंट करके कोई कंपनी एनबीएफसी बन सकती है जो जमा राशि स्वीकार करे, है ना? तो यहाँ पर बात करें 120वें प्रश्न के आंसर की, तो इसका आंसर हो जाएगा यहाँ पर आपके ऑप्शन सी 200 करोड़। अगर किसी के पास 200 करोड़ रुपए हैं तो वो आपकी एनबीएफसी कंपनी
जो है तो बन सकती है और उसको जमा स्वीकार करने का अधिकार मिल जाता है। लेकिन अगर कोई ऐसी कंपनी है जो सिर्फ 100 करोड़ इन्वेस्ट करती है तो उसको जमा स्वीकार करने का, है ना, उसको पैसा डिपॉजिट करने का अधिकार नहीं होगा। बाकी लोगों को वो ऋण वगैरह दे सकती है लेकिन वो जमा स्वीकार नहीं कर सकती। तो वो कंपनियां या वो एनबीएफसी कंपनियां जो जमा स्वीकार करती हैं उनको मिनिमम जो उनका पूंजी निवेश है वो 200 करोड़ का होना चाहिए। इसके बाद 121वां प्रश्न है, भारत में पहला स्टॉक एक्सचेंज कौन सा है? भारत में पहला स्टॉक एक्सचेंज आपका कौन सा खोला गया? तो ऑप्शन बी बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज आपका क्या, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज आपका पहला भारत का स्टॉक एक्सचेंज है। इसके बाद 122वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन एनबीएफसी के उदाहरण हैं? तो यहाँ पर ऑप्शन दिया गया है आपका मुथूट फाइनेंस, बजाज फाइनेंस, आदित्य बिरला फाइनेंस। तो ये सभी आपके जो है तो एनबीएफसी के उदाहरण है, तो उपरोक्त सभी ऑप्शन डी सही आंसर है। इसके बाद 123वां प्रश्न है, भारत का पहला अंतरराष्ट्रीय स्टॉक एक्सचेंज आईएनएक्स कब और कहां स्थापित किया गया था? तो ये आपका जो पहला अंतरराष्ट्रीय एक्सचेंज है वो 2017 गांधीनगर में स्थापित किया गया था, यानी कि ऑप्शन बी आपका सही आंसर है। इसके बाद 124वां प्रश्न, भारत में स्टॉक एक्सचेंज का मुख्य केंद्र दलाल स्ट्रीट किस शहर में स्थित है? तो ये आपके मुंबई में स्थित है। इसके बाद 125वां प्रश्न है, गिल्ट एज्ड बाजार किससे संबंधित है? क्या गिल्ट एज्ड बाजार किससे संबंधित है? तो ऑप्शन ए सरकारी प्रतिभूतियां जो है आपकी उनसे यह संबंधित है। इसके बाद 126वां प्रश्न है, बुल और बियर शब्द किससे संबंधित है आपके? तो बुल और बियर स्टॉक मार्केट से संबंधित आपके शब्द हैं। जब बाजार ऊपर की ओर बढ़ता है तो उसको बुल से इंडिकेट किया जाता है और जब बाजार नीचे की ओर गिरता है तो उसको बियर से जो है इंडिकेट आपके किया जाता है। और ये बुल और बियर का जो काम है कई बार कुछ लोगों के द्वारा किया जाता है, यानी कि जो बहुत सारे शेयर को खरीद करके शेयर के दाम जो है तो बढ़ाया जाता है या शेयर बाजार सेंसेक्स या निफ्टी को बहुत ऊपर तक ले जाया जाता है। और कई बार कुछ लोग क्या करते हैं, बहुत सारे शेयर एक साथ बेच देते हैं तो आपके जो सेंसेक्स और निफ्टी के जो वैल्यू है वो नीचे गिर जाती है, तो उसको बियर की स्थिति जो है तो आपके कहा जाता है। तो ये बुल और बियर आपके स्टॉक मार्केट से संबंधित है। इसके बाद 127वां प्रश्न है, भारत में कौन सी समिति पूंजी विनिवेश के लिए नियुक्त की गई है? क्या पूंजी विनिवेश यानी कि डिस इन्वेस्टमेंट के लिए कौन सी समिति आपकी नियुक्त की गई? तो यहाँ पर इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए रंगराजन समिति। सी रंगराजन जो आपके आरबीआई के गवर्नर थे उनकी अध्यक्षता में एक समिति गठित की गई थी जिसमें ये निर्णय लिया गया था कि आखिर पूंजी का विनिवेश कैसे किया जाए। इसके बाद 128वां प्रश्न है हमारा, डिवेंचर धारक किसके रूप में जाने जाते हैं? जो डिवेंचर धारक होते हैं वो किसके रूप में जाने जाते हैं? तो ऑप्शन बी कंपनी के लेनदार के रूप में जो है तो आपके जाने जाते हैं। इसके बाद 129वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी भारत की क्रेडिट रेटिंग एजेंसी है? तो आपकी जो क्रिसिल है, ऑप्शन बी क्रिसिल हमारे यहाँ का क्या है, क्रेडिट रेटिंग एजेंसी है। इसके बाद अगला प्रश्न है 130वां, निम्नलिखित में से कौन सा बैंक 1994 में स्थापित हुआ था? यहाँ पर पूछा जा रहा है कि आखिर कौन सा बैंक जो आपके 1994 में स्थापित हुआ? तो इसका यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए आईसीआईसीआई बैंक। कौन सा आपका आईसीआईसीआई बैंक जो 1994 में स्थापित हुआ। इसके बाद एक अगला प्रश्न है 131वां प्रश्न, कृषि और ग्रामीण विकास हेतु राष्ट्रीय बैंक यानी कि नाबार्ड जो है आपका वो उसका मुख्यालय कहाँ पर है? तो नाबार्ड का मुख्यालय आपके मुंबई में है। मैंने बताया ज्यादातर बैंकों का मुख्यालय कहाँ है आपके मुंबई में। इसके बाद अगला प्रश्न है 132वां, नरसिम्हम समिति वन का मुख्य उद्देश्य क्या है? क्या नरसिम्हम समिति जो फर्स्ट पहली बनाई गई थी उसका उद्देश्य क्या है? तो इसका आपके उद्देश्य से बात करें नरसिम्हम समिति की तो इसका उद्देश्य है ऑप्शन बी बैंकों की प्रतिस्पर्धात्मकता और कुशलता को बढ़ाना। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। इसके बाद 133वें प्रश्न की बात करें तो इसका प्रश्न है एम एन गायपुरिया समिति। क्या एम एन गायपुरिया समिति का उद्देश्य क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपके ऑप्शन बी ग्राहक सेवा सुधार करना। ऑप्शन बी ग्राहक सेवा सुधार करना। इसके बाद 134वां प्रश्न है, एस एस तारपुर समिति का उद्देश्य क्या है? क्या एस एस तारपुर समिति का उद्देश्य क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी विदेश विनिमय में पूंजी खाता परिवर्तनीयता, इसका आंसर है। इसके बाद 135वें प्रश्न की बात करें, भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब की गई थी? किसकी? आपके भारतीय रिजर्व बैंक यानी कि आरबीआई की स्थापना कब की गई थी?
तो इसकी स्थापना जो है आपके 1 अप्रैल 1925 को की गई थी। क्या? 1 अप्रैल 1925 को की गई थी। यहाँ पर मैंने आपको एसबीआई की जो स्थापना थी वो अप्रैल में बता दिया, तो वो मिस्टेक से मैंने बताया, जबकि वो क्या है आपके जुलाई में है। कब है? 1 जुलाई को जो स्टेट बैंक यानी कि एसबीआई की स्थापना 1 जुलाई 1955 को होती है, जबकि आरबीआई की स्थापना आपके जो है तो 1 अप्रैल 1935 को होती है। कब होती है आपके इसकी स्थापना? ऑप्शन आपका यहाँ पर ये थोड़ा ऑप्शन मिसमैच हो गए हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा 1 अप्रैल 1935। कब होगा? 1 अप्रैल 1935। 1934 में आपका आरबीआई एक्ट आता है, जिसके तहत 1935 में 1 अप्रैल 1935 को आरबीआई का गठन यहाँ पर किया जाता है। इसके बाद 136वां प्रश्न है, भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक सिडबी का मुख्यालय कहाँ पर है? हालांकि मैंने बता दिया है, एक बार फिर बता देता हूँ, इसका मुख्यालय आपके कहाँ है? लखनऊ में है। इसके बाद 137वां प्रश्न है, भारत का पहला पेमेंट बैंक कौन सा है? तो भारत का पहला पेमेंट बैंक एयरटेल पेमेंट बैंक है। इसके बाद 138वां प्रश्न है, भारत में सबसे पहला म्यूचुअल फंड कौन सा था? तो भारत का सबसे पहला जो आपका म्यूचुअल फंड है वो बात करें तो यूटीआई था। क्या? आपका यूटीआई था। इसके बाद 139वां प्रश्न है, प्रधानमंत्री जन धन योजना कब शुरू की गई थी? क्या? प्रधानमंत्री जन धन योजना कब आपकी शुरू की गई थी? तो यह योजना आपके 28 जो है तो अगस्त 2014, यानी कि ऑप्शन ए इसका सही है। इसके बाद 140वां प्रश्न है, भारत में बैंकिंग लोकपाल योजना कब शुरू की गई? क्या? भारत में बैंकिंग लोकपाल योजना कब शुरू की गई? तो इसके लिए ऑप्शन ए सही है, 15 जून 1995। 15 जून 1995 में यह जो आपके बैंकिंग लोकपाल योजना शुरू की गई थी। इसके बाद अगला यहाँ पर जो टॉपिक हमारा शुरू होता है 141वें प्रश्न से, वो भारत की विदेश व्यापार जो है हमारा उससे जुड़ा हुआ है। तो देखते हैं यहाँ पर 141वां प्रश्न, भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार कौन है? तो व्यापारिक साझेदार से मतलब है जिसके साथ भारत काफी ज्यादा आयात निर्यात करता हो, तो वर्तमान में चीन हमारा सबसे बड़ा क्या है? व्यापारिक साझेदार है। इससे हम बहुत सारी चीजें आयात करते हैं, उसकी तुलना में हम निर्यात बहुत कम करते हैं। ठीक, तो चीन यहाँ पर सही आंसर है। उसके बाद 142वां प्रश्न है, वर्ष 2023-24 में भारत का कुल व्यापार घाटा कितना था? 23-24 में आपका भारत का जो व्यापार घाटा है वो कितना है? तो 78.12 बिलियन डॉलर, सॉरी 78.1 बिलियन डॉलर जो है आपका क्या है यहाँ पर? घाटा है, कुल व्यापार घाटा। इसका मतलब ये है कि भारत ने जितने का आयात किया है उससे कम निर्यात किया है। उदाहरण के लिए आप समझिए कि भारत ने मान लीजिए 100 रुपए विदेश से मंगाए और विदेश में भारत ने मात्र कितना भेजा? 50 रुपए। तो भारत को नुकसान कितने का हुआ? यहाँ पर 50 रुपए का क्या हुआ? भारत को नुकसान हुआ, क्योंकि भारत ने 50 कम जो है तो भेज पाए, जबकि मंगाया उसने कितना? 100 रुपए। तो इस तरीके से हमारा जो व्यापार घाटा है वो 78.12 बिलियन डॉलर का है, जो कि एक बहुत बड़ी राशि है आपकी। इसके बाद 143वां प्रश्न है, भारत के शीर्ष 15 व्यापारिक साझेदारों में, क्या? भारत के जो शीर्ष 15 व्यापारिक साझेदार देश हैं, तो उनमें से कौन सा देश 2023-24 में सबसे ऊपर था? तो चीन है ना, चीन सबसे ऊपर है। चीन से हमने सबसे ज्यादा आयात निर्यात यहाँ पर किए हैं। इसके बाद 144वां प्रश्न है, व्यापार संतुलन क्या दर्शाता है? क्या आपका व्यापार संतुलन क्या दर्शाता है? तो इसके लिए आपका ऑप्शन बी सही होगा, देश की आयात और निर्यात के बीच अंतर को जो है तो ये दर्शाता है। इसके बाद 145वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी संस्था अंतरराष्ट्रीय वित्तीय स्थिरता को बनाए रखने का काम करती है? तो आईएमएफ, इंटरनेशनल मॉनेटरी जो फंड है उसके द्वारा ये काम किया जाता है। इसके बाद 146वां प्रश्न है, भारत में व्यापार संतुलन में 2023-24 में क्या स्थिति रही? तो भारत की स्थिति नकारात्मक रही, क्योंकि हम 78.12 जो है तो बिलियन डॉलर का नुकसान हमें हुआ है, या हमारा व्यापार जो है तो ऋणात्मक है। इसके बाद 147वां प्रश्न है, भारत का व्यापार घाटा 2024 में कितने प्रतिशत बढ़ने का अनुमान है? तो यहाँ पर 3.7% जो है तो बढ़ने का अनुमान है, यानी कि ऑप्शन बी आपका यहाँ पर सही है। इसके बाद अगला प्रश्न है 148वां, भारत के शीर्ष निर्यातित उत्पादों में कौन सा उत्पाद शामिल नहीं है? यानी कि हम जो चीज बाहर भेजते हैं, विदेशों में निर्यात करते हैं, उनमें कौन सा शीर्ष में शामिल नहीं है? तो मोबाइल फोन, क्योंकि हमारे यहाँ मोबाइल की इंडस्ट्री नहीं है, हम मोबाइल फोन जो है तो बहुत कम निर्यात करते हैं। इसके बाद अगर हम बात करें सबसे ज्यादा हम क्या निर्यात करते हैं, यानी कि कौन सा चीज हम जो है तो
एक्सपोर्ट करते हैं वो है चर्म उत्पाद, यानी कि चमड़े से बने हुई चीजें हम दुनिया में सबसे ज्यादा निर्यात करते हैं या एक्सपोर्ट करते हैं। इसके बाद 149वां प्रश्न है हमारा, किस देश के साथ भारत का व्यापार संतुलन 2023-24 में सकारात्मक था? तो अमेरिका के साथ हमारा व्यापार संतुलन सकारात्मक था, यानी कि हमने अमेरिका से जितने रुपए की वस्तुएं मंगाई उससे ज्यादा की वस्तुएं या उतना वस्तुएं हमने जो है तो वहां पर भेजा। मान लीजिए यहाँ पर हमने आपके 100 रुपए की वस्तु मंगाते हैं, बदले में हम भी अमेरिका को 100 रुपए की वस्तुएं बेचते हैं, 100 की खरीदें और 100 की बेचें, तो ये क्या हो गया, हमारा व्यापार बराबर का है। लेकिन मान लीजिए हमने 100 का खरीदा और 101 का बेच दिया, तो हमारा व्यापार कैसा हो जाएगा, सकारात्मक हो जाएगा। यहीं पर अगर हम 99 का बेच देते उसको, तो हमारा व्यापार नकारात्मक यानी कि निगेटिव होता। ठीक, तो आप समझ गए होंगे सकारात्मक और नकारात्मक व्यापार क्या होता है। इसके बाद 150वां प्रश्न है, वर्तमान में G20, अब यहां से हम G20 के 4-5 महत्वपूर्ण प्रश्न देख लेते हैं जिनके पेपर में आने की प्रबल संभावना है। तो वर्तमान में G20 में कुल कितने देश सदस्य के रूप में शामिल हैं? तो यहाँ पर G20 में वर्तमान में 19 देश शामिल है। कितने? 19 देश और 2 संघ, एक आपका यूरोपियन यूनियन जो है आपका, क्या, यूरोपियन यूनियन, और दूसरा है आपका यहाँ पर अफ्रीकन यूनियन। तो आपका यूरोपियन यूनियन और अफ्रीकन यूनियन 2 संघ हैं और कुल 19 देश हैं। तो आप कंफ्यूज होकर के 21 मत लगाना, जब क्योंकि यहाँ पर क्या पूछा रहा है, वो आपसे देश पूछ रहा है, ना कि कुल संख्या पूछ रहा है। कुल सदस्य पूछे तो 21, लेकिन जब देश पूछे तो 19। इसके बाद 151वां प्रश्न है, 151वां, G20 का 2025 का सम्मेलन किस देश में होगा? का क्या पूछ रहा है, 2025 का सम्मेलन, तो 2025 का सम्मेलन साउथ अफ्रीका में आपका आयोजित होगा। इसके बाद 152वां प्रश्न है हमारा, G20 का वर्ष 2024 का सम्मेलन किस देश में आयोजित किया गया? तो ब्राजील के रियो डी जेनेरियो शहर में आयोजित हुआ। इसके बाद 153वां प्रश्न है, भारत में G20 सम्मेलन की थीम क्या थी? जब भारत में 2023 में G20 आयोजित किया गया था दिल्ली में, तो उसकी थीम क्या रखी गई थी? तो उसका थीम थी एक पृथ्वी, एक परिवार और एक भविष्य। इसके बाद 154वां प्रश्न है हमारा, G20 का गठन किस वर्ष में किया गया? तो 1999 में इसका जो है तो गठन किया गया था। इसके बाद 155वां प्रश्न है, G20 का 2026 का शिखर सम्मेलन कहाँ होगा? तो यूएसए में होगा। इस तरीके से हम लोगों ने यूनिट 6 के कुल 155 प्रश्नों को यहाँ पर जो है तो सॉल्व किया, और ये 155 प्रश्न अगर आपने देखेंगे तो आपको समझ में आएगा इन सभी प्रश्नों में क्वालिटी है, इन सभी प्रश्नों के पेपर में आने की प्रबल संभावना है। तो इस तरीके के महत्वपूर्ण वीडियोज को देखने के लिए आप सभी लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन को क्लिक करें। धन्यवाद।